ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो ये कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो कल रात को ही बना दिया गया था, आधी रात से ज़्यादा के वक्त। तुम्हें जैसे पता है मैं हमेशा लेट नाइट ही डालती हूँ चीज़ें, बट जब अपलोड करने की बारी आई है तब पता चला है कि हमारे जो महाशय वीडियो हैं ये सेव ही नहीं हुए। बताओ, और सेव नहीं हुए मतलब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा किस चीज़ के लिए, करने के लिए, तुम्हें देने के लिए। तो अब ये चीज़ वापस से फिर से पूरी बनाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ अपशगुन लाइक चीज़ ना हो। मुझे भी नहीं पता कि कैसे वो सेव नहीं हुआ वगैरह वगैरह। चलो, तो ऐसे में अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम लोग ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, बराबर, राइट। हम लोगों को अभी क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट पढ़ना है। अब ये जो वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, इसको समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओवरलैपिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि जब दो एटम्स अपने कॉमन एरिया शेयर करते हैं, मतलब कॉमन एरिया में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उस कॉमन एरिया को ही हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं, बराबर। वो कॉमन एरिया ही आप लोगों का क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग वाला एरिया कहलाता है। तो अभी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप दो अलग अलग एटम्स ले रहे हो। लेट से मैं एक एटम ले रही हूँ ए, और मान लेते हैं मैं एक दूसरा एटम ले रही हूँ बी। तो एटम ए अपना मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 2.8 है। तो ऐसे जो लोग हैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अब मान लीजिए इसी ए का कॉम्बिनेशन आपने करवा दिया सी के साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो क्या होगा जब ये ए बी के साथ कंबाइन होगा, तो मान लेते हैं कि उसका ऑर्बिटल और उसके दूसरे ऑर्बिटल का लेट से ओवरलैप एरिया ऐसा था। ठीक है, मान लो ऐसा था। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जब आप ए और सी को कंबाइन करोगे तो उनका भी ओवरलैप एरिया, यानी कि ये कॉमन एरिया जो कि उन्होंने शेयर किया है वो भी इतना ही हो सकता है वो सिर्फ इतना सा हो, यानी कि ओवरलैपिंग वहाँ पे अच्छी नहीं हुई हो। ये भी तो एक केस बन सकता है। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशंस लेते हो तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके वो डिफरेंट डिफरेंट एटम के जो कॉम्बिनेशंस आपने लिए हैं सब में ओवरलैपिंग एक समान हो। ठीक है, ओवरलैपिंग अलग भी होती है। किस बात पे डिपेंड करती है कि आपने एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स कैसे लिए हैं, उन कंबाइनिंग एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन कंबाइनिंग एटम का साइज़ कैसा है, राइट। ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो ओवरलैप कितना होगा, कितना नहीं होगा, एक्सेट्रा। अब जैसे मान लेते हैं, आप खुद सोचो, आप एक हो, आपका फ्रेंड है, आपने ऐसा, ये उसका हाथ है, ठीक है, पुअर ड्राइंग स्किल्स। अब जो एक दूसरा फ्रेंड है, मतलब जो दूसरा लड़का है, उसका हाथ लेट से ये है, उसने और आपकी जस्ट एक फिंगर एक दूसरे को टच कर रही है, ये ऐसे। अच्छा, अब मान लेते हैं एक केस ऐसा है कि ये आपका एक दूसरा फ्रेंड है, मतलब आप ही हो, लेकिन आपने अपने उस दूसरा फ्रेंड जो आया, ये ए ने बी के साथ कॉम्बिनेशन किया, देखो सिर्फ इस पॉइंट पे क्या है, टच हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये इसका एक और हाथ है। अब देखो ये उनकी टचिंग ऐसे हो रही है, ये लोग अच्छे से हैंडशेक कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी जगह पे देखो टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, इस पॉइंट पे भी टच हो रहा है, इस पॉइंट पे भी टच हो रहा है, बराबर है। ऐसे तीनों चारों पॉइंट्स पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे जो उनका हैंडशेक है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं मैं आई और मैंने धक्का मारा, तो ये वाला जो हैंडशेक है ये एकदम इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला हैंडशेक जो है, क्योंकि वो ज़्यादा डीपली हुआ है, ठीक है, अच्छे से उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो ये वाला हैंडशेक जल्दी नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, आप जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हो, आपके बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर कितने ज़्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं, कितना वो एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने कॉमन एरिया शेयर किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहते हैं। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उससे डिसाइड होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अभी आपको ये पढ़ना है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो हम तो चलो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से पता लगा लेंगे, बट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे पता लगाएंगे, सोचिए ज़रा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को पता करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कि आपकी जो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ठीक है, EOO, तुम शॉर्ट फॉर्म मत लिखना,
ये टोटल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग टोटल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 3, जो कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो आपने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, जो बॉन्ड आपने फॉर्म किया है, वो बॉन्ड आप लोगों का क्या है? वो बॉन्ड आपका सिग्मा है कि वो बॉन्ड आप लोगों का पाई है? ये पहला फैक्टर, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जिस ऑर्बिटल को, ठीक है, आपने कंबाइन किया है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था आपके चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, बराबर, ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वहाँ पे आप लोगों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि, या फिर इसको एक छोटी सी भाषा में ये भी कहा जा सकता है, साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों का सेम मीनिंग है। क्यों दोनों का सेम मीनिंग है? हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है, रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यानी कि आपका जो साइज होगा, यानी कि जो रेडियस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। तो ऑब्वियसली अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा तो साइज भी बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, और वो तीसरा फैक्टर अब क्या है बताओ? तीसरा फैक्टर हम क्या अप्लाई करेंगे? किस पे आपके एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को आप डिसाइड करोगे? वो ये है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है, आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोगों के क्या हैं? उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर कैसा है? एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर गोइंग मिक्सिंग, ठीक है, अंडर गोइंग मिक्सिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगों का मिक्सिंग कर रहा है, उसके पास डायरेक्शनल नेचर कितना है? ठीक है, उसके पास डायरेक्शनल नेचर कितना है, कैसा है, बराबर। ये डायरेक्शनल नेचर क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फिलहाल याद रखें कि 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक एक फैक्टर्स को समझते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है फैक्टर नंबर 1 में, दैट इज आप लोगों का जो बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कि वो बॉन्ड पाई बॉन्ड है? तो देखो, कल आपने ये तो पढ़ लिया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं। जैसे तुम्हें पता है, सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में दोनों में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो होती है। तुम चाहो तो एक्स लो, वाई लो, जेड लो। यदि तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहता है इस तरीके से है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और मान लेते हैं ये आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने पूरे उसके 2 लोब्स नहीं बनाए हैं, और दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। बट अगर वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोगों के परपेंडिकुलर होते हैं, किस चीज़ के परपेंडिकुलर होते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। तो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है? बेंट होना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म, हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। अच्छा, तो अभी सिग्मा और ये पाई से हमें क्या मतलब? तो देखो अभी मतलब समझते हैं। श्रेयन, तुमने एक डाउट पूछा था, उस डाउट का जो मतलब है सोल्यूशन, वो तुम्हें अभी मेरे प्रवचन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो चीज़ें कैसी रहती हैं, आप लोग जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हो, जब आप एटम्स को कंबाइन करते हो, तो होता क्या है? वैसे तो ये मैंने बेसिक पार्ट में भी बताया था, बट फिर से बता देती हूँ। ये एटम है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये आपका एटम है, बीच में पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे पे रिपल्शन लगाते हैं, और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये भी ऑब्वियसली एक दूसरे पे रिपल्शन लगा रहे होंगे जब एक दूसरे के करीब आएंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है पहले वाले एटम का, ये बाजू वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाता है? अट्रैक्शन लगाता है। सिमिलरली ऑन द सेम स्टेटमेंट, सेम वर्ड्स में, जो दूसरा वाला एटम है उसका भी पॉजिटिव चार्ज पहले वाले आपके एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाता है? अट्रैक्शन लगाता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं और 2 रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब होगा कैसा? कंपाउंड बंद हो गया। जैसे तुमको पता है H2 होता है, तुम्हें पता है O2 होता है, तुम्हें पता है F2 होता है, मतलब तुम्हें ये चीज़ें पता है कि कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तुमको ये चीज़ पता है कि कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम्हें बस ये बताना है कि उनके बीच में बिबॉन्ड कैसे हुआ। हमें कंपाउंड बनाने का नहीं है, हमें सिर्फ उनके बनने का रीज़न समझाना है। तो होगा ऐसा कि जब न्यूक्लियस आपस में रिपल्शन दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे रहे हैं,
तो वो चीज़ें पास में कैसे आ रही हैं? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि ज़रूर उस न्यूक्लियस का दूसरे इलेक्ट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस का पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को जितने फोर्स से रिपल कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा फोर्स से वो एडजेसेंट एटम और न्यूक्लियस के पेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट कर गया, देयरफॉर बॉन्ड बन गया। कुछ चीज़ों में, कुछ कंपाउंड में ये रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वो कंपाउंड बनते ही नहीं होंगे, बराबर, वो कंपाउंड बनते ही नहीं होंगे। बट जो कंपाउंड बन चुके हैं, जिनमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, उनमें ज़रूर ये अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा और ये वाला रिपल्सिव फोर्स कम। तो ऐसा तो मैं कह ही नहीं रही कि जो एटॉम में मॉलिक्यूल बन गए उनमें कोई न्यूक्लियस रिपल्शन नहीं था, ठीक है श्रेयन, उनमें भी न्यूक्लियस रिपल्शन था, लेकिन उनका जो न्यूक्लियस रिपल्शन था वो कैसा था? आपके अट्रैक्शन के मुकाबले बहुत ही वीक। सो देयरफॉर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये श्रेयन का डाउट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में देखो क्या होगा, अब हमें पढ़ना है कि आपका सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर होता है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर होता है। इस कंसेप्ट को समझाने के अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग बातचीत जैसे कर लेते हैं कि मेरा उसमें क्या तरीका है। देखो, हमने कल की क्लास में ये बात तो अच्छे से सीखी है कि सिग्मा बॉन्ड में जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब अप्रोच कर जाते हैं तो उनके अप्रोच कर जाने के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, जो नया ऑर्बिटल बनता है या फिर जो नया बॉन्ड बनता है, लेट्स से, ठीक है, जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो या फिर कह सकते हो कॉमन एरिया जो शेयर होता है, तो लेट्स से ये कॉमन एरिया उन्होंने शेयर किया, ये मान लेते हैं उनके द्वारा शेयर किया हुआ कॉमन एरिया है। तो कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पास पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही इंटरन्यूक्लियर के एक्सिस के पास ही पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आप लोगों के, कहाँ पाए जाते हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। किसके केस में? आपके सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब यही में आप लोगों का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जैसे मान लेते हैं पाई बॉन्ड बन गया, तो उन्होंने भी तो शेयर किए होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उनके द्वारा जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होते, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर में होते हैं और वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो में होते हैं। ये वाली चीज़ तो हमने लास्ट क्लास में सीखी ली थी कि पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखो आगे चीज़ें कैसी हैं। अभी आप लोगों का ये क्या है, ये मैंने पूरा एटम बनाया नहीं है, अदरवाइज ये एटम नंबर 1 है, और ये कौन है? ये आपका एटम नंबर 2 है। तो एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 का जो न्यूक्लियस होगा वो भी यहीं कहीं होगा आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, क्योंकि वो दोनों कहाँ पे? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे पाई बॉन्ड के केस में क्या पाई बॉन्ड के केस में उनका न्यूक्लियस ऐसे ऊपर या उनका न्यूक्लियस से नीचे शिफ्ट हो जाता है क्या? नहीं होता। पाई बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बनता है ना, और सिग्मा बॉन्ड अगर बन गया है इसका मतलब एटम आप लोगों का ज़रूर कहाँ होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही होगा उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब वो कैसा रहा है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है आप लोगों का? आर फॉर रिपल्सिव, आर फॉर कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स है मतलब वो एक दूसरे को दूर फेंकना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। अब होता कैसा है कि ये जो बीच में आपका इलेक्ट्रॉन है, पिंक पिंक कलर से जिस मैंने इलेक्ट्रॉन को सिचुएट किया, शो किया है, वो उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मौजूद होता है। तो उसके उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मौजूद होने की वजह से वो पिंक पिंक के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या अप्लाई करने लगते हैं? अट्रैक्शन। ये पिंक पिंक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या अप्लाई करने लगते हैं? अट्रैक्शन, ठीक है। दो पॉजिटिव और दो पॉजिटिव एक दूसरे में रिपल्शन लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पिंक इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही अवेलेबल है, तो वो भी क्या करने लगता है? उन पॉजिटिव पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगता है। तो यानी कि हो क्या रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले पॉजिटिव पे क्या लगा रहे हैं? अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इस पॉजिटिव पे भी अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और ये दोनों पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे पे रिपल्शन। तो क्या इस केस में सिग्मा बॉन्ड के केस में न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है? हाँ है।
क्या यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उनके आजू बाजू के एडजेसेंट न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है? हाँ है। लेकिन ये जो रिपल्शन है क्या ये डोमिनेटिंग होता है? कतई नहीं, ये रिपल्शन यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है वो आपने आजू बाजू के न्यूक्लियस पे, वो कई गुना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू उन पॉजिटिव के रिपल्शन से। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है रिपल्शन से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिपल्शन सिग्मा बॉन्ड के केस में कम है। सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या है आप लोगों का? सिग्मा बॉन्ड के केस में जो रिपल्शन है वो रिपल्शन क्या था? रिपल्शन हर जगह होता है। ऐसा नहीं होता कि बॉन्ड बन रहा है और रिपल्शन ना हो, रिपल्शन हर जगह होता है। बट रिपल्शन की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे लेस हो गई। जितना भी रिपल्शन एग्जिस्ट करना चाहिए था उससे कम रिपल्शन हुआ। जैसे अगर तुम एक बहुत ही ऊंचाई से नीचे कूदी मार रहे हो, ठीक है, तो जब ज़मीन पे टपकी मारोगे तो लगेगी। बट अगर ज़मीन पे मान लेते हैं कोई गद्दे वद्दे तुम्हारे बिछा दिए जाए तो क्या लगेगी? बिल्कुल लगेगी यार, उसमें भी लगेगी, बट तकलीफ थोड़ी कम होगी क्योंकि गद्दे हैं ना वहाँ नीचे। तो रिपल्शन फोर्स क्या लग रहा है? हाँ रिपल्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन रिपल्शन फोर्स की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड में रिपल्शन लेस हो गया। इसके लेस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्होंने क्या कर दिया? इस रिपल्शन की वैल्यू को क्या कर दिया है? मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या यही मिनिमाइजेशन पाई बॉन्ड में होता है? चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी वही सेम सीन रिपीट हो रहा है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या लगा रहा है? रिपल्शन लगा रहा है। ओके, अभी आपके प्लेन के ऊपर में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहे हैं? इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं। लेकिन हो ऐसा रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके रास्ते में पहले बीच में ये निगेटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, पहले इन दोनों पॉजिटिव के रास्ते के बीच में कौन आ जाता था? निगेटिव आ जाता था। तो जितना पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव पे जाना चाहिए उतना पॉजिटिव पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि बीच में बैठा निगेटिव उन पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देता था। लेकिन अब तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पर, ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सेस देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑब्वियसली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, बट देयर आर नो पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के कहाँ है? पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों के प्लेन के अबोव है, तो वो प्लेन के बिलो है। तो अबोव वो बिलो से वो जितनी भी ताकत से अट्रैक्शन लगा पाते हैं वो कोशिश करते हैं आपके सिग्मा के रिपल्शन, वहाँ पे रिपल्शन फोर्स को कम करने की। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड में जो रिपल्शन फोर्स होता है वो रिपल्शन फोर्स यहाँ पे भी लेस होता है। कैसे लेस होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? अबोव एंड बिलो। ठीक है, अबोव एंड बिलो वो इस आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा किसका मिनिमाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर पा रहा है, तो सीधा डायरेक्ट आंसर है आप लोगों का बीच में मौजूद इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के केस में ज़्यादा मिनिमाइज कर पा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन अबोव एंड बिलो द प्लेन मौजूद है वो उतना अच्छा मिनिमाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है ना, वो तो ऊपर चढ़ चुका है, नीचे चढ़ चुका है। सिग्मा में तो एकदम बीचों बीच में रास्ता रोक के खड़ा है। सो देयरफॉर जो फोर्स ऑफ आपका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा होता है? सिग्मा में। और आप लोगों का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पाई बॉन्ड में, वो कंपैरेटिवली कैसा होता है? लेस। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही केसेस में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही केसेस में है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन था, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन था वो कम जहाँ पे ज़्यादा हो पाया, एक मिनट, ठीक है, वो ज़्यादा कहाँ पे हो पाया? आप लोगों के रिपल्शन को अपन मिनिमाइज कहाँ पे कर पाए? ज़्यादा तरीके से मिनिमाइज कर पाए हम लोग उसको सिग्मा के केस में। तो देयरफॉर सिग्मा में अट्रैक्शन एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि आपके जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, अभी यानी कि अगर आप लोगों के पास एक सिग्मा बॉन्ड और आपके पास भी एक पाई बॉन्ड, तो ताकत के टर्म्स में कौन ज़्यादा ताकतवर होगा? सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर होगा।
क्यों वो ज़्यादा ताकतवर होगा? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो बस ये हम लोगों को कंसेप्ट जानना था कि स्ट्रेंथ वाइज कौन ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जो हमने पता कर लिया, स्ट्रेंथ वाइज सिग्मा आप लोगों का ज़्यादा ताकतवर होता है और स्ट्रेंथ वाइज बेचारा पाए आपका हल्का सा कमज़ोर पड़ जाता है। और तुम ये भी तो सोचो कि सिग्मा में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अच्छे से मिक्सअप हो पाते हैं क्योंकि वो हेड ऑन होता है। लेकिन अगर यही पे मिक्सिंग आपकी पाई बॉन्ड में देखी जाए तो पाई बॉन्ड के केस में वो लोग ऊपर से अबोव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक दूसरे को जस्ट क्या करते हैं, टच करते हैं। तो टचिंग उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पाती है जितनी बेटर तरीके से हाँ तो सिग्मा बॉन्ड में हो पाती है। ठीक है, तो देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड आप लोगों के क्या होंगे, ताकतवर होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, अब आप लोगों को कहीं भी अगर कोई पूछे कि सिग्मा ज़्यादा ताकतवर है कि पाए ज़्यादा ताकतवर है, तो समझ जाना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, सिग्मा। ठीक है, ऑटोमेटिकली उस वक्त ये तो सोचना ही नहीं कि सिग्मा क्यों, क्या, कैसे। रूल सेट हो चुका है कि ताकतवर कौन है आप लोगों का, सिग्मा। किसके टर्म्स में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में। तो ये हम लोगों का रूल लिख लेते हैं कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड की। ठीक है, अच्छा कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं मे भी आगे की क्लासेस में आप पढ़ो, बट जनरली ठीक है, ये वर्ड हम लोग जब भी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आगे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक डाउट था जो रोनित ने शायद मुझसे 10th क्लास में पूछा था, उस पे बातचीत हम अभी करते हैं। जैसे आप लोगों के पास H2 है, H2 में आप लोगों के पास H और H के बीच में ऐसा बॉन्ड होगा। आपके पास O2 है, O और O के बीच में ये बॉन्ड होगा। और N2 है तो N और N के बीच में ये बॉन्ड होगा। अभी देखो कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी तो आपने कहा है कि पाई कमज़ोर होता है। ओके, आई डू एग्री, मैंने कहा है कि अभी अभी पाई कमज़ोर होता है। तो उनके अकॉर्डिंग सबसे कम एनर्जी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में अगर लगनी चाहिए तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ लगनी चाहिए। क्यों ऐसा उनको लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ पे 2 पाए हैं, क्योंकि पाए वहाँ पर आ चुके हैं तो बॉन्ड कमज़ोर बन चुका है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी भी कैसी लगेगी, उनको तोड़ने में कम लगेगी, ऐसा उन्हें लगता है। बट तुम खुद लॉजिकली सोचो, तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं जब गहरी नींद में आप सोए रहो। ठीक है, अब उसमें लेट से तुमने एक बड़ी सी चेन ली है, चेन को तुमने अपनी खिड़की से बांध के रखा है, ये तुम्हारी एक सेफ्टी का तरीका। अब तुम्हें लेकिन डर लग रहा है, बहुत वैल्यूएबल सामान लेट से तुम लेकर जा रहे हो, तुमने क्या करके रखा है, जो बैग है तुम्हारे पास, ठीक है, उस बैग के किसी तरीके से मैनेज कर कुरा के तुमने उसमें एक चेन और बांध दी। एक चेन और बांधने से तुम्हारी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो बढ़ा कि घटा? ऑब्वियसली बढ़ा। मान लेते हैं जो आपने सेकंड चेन लगाई वो बहुत छोटी सी है, नाजुक सी है, पिद्दी सी है, मासूम सी है, बट बढ़ा कि घटा? बढ़ा ही ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि अगर चोर को चोरी करनी होगी तो उसको बड़ी चेन भी तोड़नी पड़ेगी जो कि ताकतवर है, लेकिन छोटी चेन को तोड़े बिना वो बैग तो लेके जा नहीं सकता ना। भले छोटी चेन आप या कमजोर चेन आपकी ताकतवर हो या कमजोर हो, है तो सही ना, उसकी वजह से कुछ तो ताकत उसको उधर भी खर्च करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। तो अगर आप उसको मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करना चाहते हो तो आपको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी कि उसका सिग्मा बॉन्ड टूट जाए। बट आपको उतनी एनर्जी, लेट से उसके पास सिग्मा है और एक पाए है, तो अब O2 के पास एक सिग्मा है, H2 के पास भी एक सिग्मा है, तो आपने सिग्मा अमाउंट की एनर्जी, सिग्मा को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए आपने दोनों को दे दी, दोनों के सिग्मा बॉन्ड टूट गए, H और H अलग हो गए। लेकिन O2 अभी भी अलग नहीं हुआ, क्योंकि O2 में भले ही माना कि पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, बट है तो सही, तो उसके अंदर में वो कमजोर बॉन्ड है, और कमजोर बॉन्ड है इसकी वजह से वो आपको जब तोड़ने जाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर सिग्मा के अलावा भी बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो बॉन्ड्स के इंट्रोड्यूस हो जाने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस ऑर्डर को अरेंज करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N की। और जिस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको तोड़ने में आप लोगों को एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ती है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी के। बाप रे, कौन सा फिगर बन गया, रुको इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड डिसोशिएशन
एनर्जी के। ठीक है, जैसे डेटास भी होते हैं कुछ आप लोगों के पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इन सब में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, तो सबसे मजबूत बॉन्ड ऑब्वियस है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ये किसके बेसिस पे? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि उसको तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो एनर्जी सप्लाइड भी ज़्यादा होगी। मैं जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलती हूँ, कई बार आपको ये कंप्लीट वर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि 99 बार आपको ये कंप्लीट वर्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बुक से या क्वेश्चन बैंक से बॉन्ड एनर्जी मिलेगा। तो बॉन्ड एनर्जी का ही मतलब होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, तो इससे ये समझ में आ गया कि कंपैरेटिवली अगर मैं एक सिग्मा और एक दूसरे एक पाई को इंडिविजुअली कंपेयर करूं तो इंडिविजुअली पाई सिग्मा से कमजोर होता है, बट अगर किसी स्पीशीज में सिग्मा के साथ साथ पाई आ जाए तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब पाई आता है तो पाई के आने से, ठीक है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, आप लोगों के वहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है। वो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना क्या है वो समझते हैं हम लोग। देखो, पहले एक एटम ए था, बड़ी हंसी खुशी आपके दूसरे एटम ए के साथ रह रहा था, सिग्मा बॉन्ड बनाए। फिर ए ने देखा कि मैं एक पाई बॉन्ड और बनाऊंगा। अच्छा, तो ये उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं कि हम ओवरलैप करेंगे। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल ईगो रखकर खड़े रहेंगे अकड़ के समान कि नहीं जाओ, हम लोग तो क्या करते हैं, बेंट होंगे ही नहीं, तो तुम्हें लगता है इस एटॉमिक ऑर्बिटल और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के लोब के बीच में कोई ओवरलैप होगा? नहीं होगा। यानी कि अगर इनको पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इनको अपने लोब्स को हल्का हल्का बेंड करना पड़ेगा, जो कि कल के मतलब कल यानी कि परसों की क्लास में मैंने एक इमेज के थ्रू भी दिखवाया था, वो बेंड होते हैं। तो देखो, वो जब बेंड होंगे और अगर ये ए के और ए के बीच का ये बॉन्ड अकड़ के तन के खड़ा रहेगा तो ये कभी बेंड हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। इस बॉन्ड को हल्का सा, थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसको कंप्रेस होना पड़ेगा। ये बॉन्ड छोटा होगा तभी तो ये दोनों लोग करीब आएंगे ना। अगर ये डिस्टेंस ए और ए के बीच का कम होगा तभी तो वो दोनों करीब आएंगे। तो यानी कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसको बनाने के लिए आपका जो नीचे का सिग्मा बॉन्ड है उसको थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, आप लोगों का कंप्रेस होना पड़ता है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, इस चीज को क्या कर सकते हो, ऐसे समझने की कोशिश करो। देयरफॉर कोई तुमसे पूछे अगर कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो मैं मानती हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल की ज्यादा है लेकिन लेंथ से आपके सिंगल में ज्यादा है। ठीक है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स बनाओगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक प्रवचन सुन लिया। अच्छा, ओके, डन हो गया हमारा ये वाला एक प्रवचन। अभी इसके आगे एक हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। पहला पॉइंट तो देखो, तुमको खुद को पता है, कल की क्लास में हम लोगों ने किया है। पॉइंट नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है? एस और एस में आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज बनता है। ऐसा कोई एस एस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा जहां पे सिग्मा बॉन्ड ना बने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एस और पी में भी सिग्मा बनता है, पी और पी में भी सिग्मा बनता है। अच्छा, डी में कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तब बनता है, लेकिन उसमें आपको एक्सिस एक्स और वाई रखनी पड़ती है। अगर आपने एक्सिस जेड रख ली तो फिर आप लोगों का जो बॉन्ड होता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। डी जेड स्क्वायर भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसमें उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी चाहिए? जेड चाहिए। ओके, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड किस किस केस में बनता है वो देख लेते हैं। जब आप डी एक्स वाई का डी एक्स वाई के साथ कॉम्बिनेशन कराते हो, डी वाई जेड का डी वाई जेड के साथ कॉम्बिनेशन कराते हो, डी एक्स जेड का डी एक्स जेड के साथ कॉम्बिनेशन कराते हो, ठीक है, या फिर पी प्लस डी के कुछ कॉम्बिनेशन सेट करते हो, तो इन सारे केसेस में पाई बॉन्ड बनता है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिग्मा बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोगों के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होते हैं।
और जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में यही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया कि आपके कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं कंपैरेटिवली। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है तो उनको तोड़ने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आइडियली एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर आप जाओ तो एटम टू एटम एनर्जी वैरी करती है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा तोड़ोगे तो अलग अमाउंट की एनर्जी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का सिग्मा तोड़ोगे तो अलग एनर्जी, कार्बन फ्लोरीन के बीच का तोड़ोगे तो अलग एनर्जी, इट विल वेरी, ठीक है। बट फिर भी एक अगर अपन अंदाजा टोली करे, रफ एस्टिमेशन, तो रफ एस्टिमेशन के हिसाब से कम एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 80 किलो कैलोरीज की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड डेटा है, मैंने नहीं निकाला है। और आप लोगों का जो पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए आपके पास कम से कम 65 किलो कैलोरीज की एनर्जी आपको चाहिए। ये हो गया। अब क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट है? हाँ, तुम खुद सोचो, जो चीज़ आसानी से टूट जाए, वैसे इस पॉइंट का डिस्कशन हमने फिजांस रूल में भी किया था। जो चीज़ इजीली डिकम्पोज हो जाती है, जो इजीली टूट जाती है, वो इजीली टूटने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं कि तुम अनस्टेबल हो, बराबर है। जो चीज़ इजीली क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, उस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं कि तुम क्या हो, अनस्टेबल हो, बराबर। तो ऐसे केस में आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका तोड़ना, उसको एनर्जी सप्लाई करके तोड़ना कठिन होता है। तो क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड वाले लोगों की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जब तुम जीओसी वगैरह पढ़ोगे तो तुम ये पाओगे कि जो अल्केन्स होते हैं, उन अल्केन्स की रिएक्शंस आप लोगों को बहुत कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्योंकि अल्केन्स में सर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली कैसी होगी, कम, ठीक है। तो आप लोगों के जो सिग्मा बॉन्ड जहाँ जहाँ पाए जाएंगे, जिन जिन चीज़ों में पाए जाएंगे, वो लेस रिएक्टिव रहेंगे और आपके पाई बॉन्ड उसके कंपेयर में क्या रहेंगे, मोर रिएक्टिव रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं 7th नंबर पे। और क्या है, अब देखो याद रखना एक पॉइंट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं बना और पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड तब तक नहीं बनता है जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं हो। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिग्मा बॉन्ड नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन H2, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, F2, F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड, N2, N और N के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड। कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल तुम सुने हो जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी है कि ये लोग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पाई बनेगा कि पाई नहीं बनेगा, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पाई है उस पाई को लेना देना है, ठीक है। ये पाई वाला बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अलॉन्ग क्या लिखा है, एक मिनट, एग्जिस्ट अलॉन्ग विथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के साथ ही वो एग्जिस्ट करेगा, बिना सिग्मा बॉन्ड के उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस या उसका अस्तित्व नहीं है। कल हम एक टॉपिक सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम ये टॉपिक सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट है, और उसी हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल वाला जो कंसेप्ट है, ये डिपेंड करता है किस पे, सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक है, डिपेंड। यानी कि अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो तुम्हें सिग्मा बॉन्ड को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट करना है तो तुम्हें उसके सिग्मा बॉन्ड कितने बनाया है उसने, तुम्हें उसको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा।
बट अगर तुम्हें आपको मान लेते हैं उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है या फिर शेप पे कमेंट करना है, तो आप पाई बॉन्ड से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट, ठीक है। पाई बॉन्ड उसके उसमें कैलकुलेशन में दूर दूर तक नहीं आता, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा पर, और शेप भी किस पर डिपेंड करती है, सिग्मा पर। ध्यान रखना मैंने वर्ड सिग्मा बोला है, सॉरी शेप बोला है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बाद में जीओसी में मिलेगी। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, बराबर। ओके, तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज का मीनिंग क्या है, बाद में। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब जान लो, या फिर इसका एक दूसरा वर्ड भी है मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है विच कैन मूव। तो यानी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं, कभी भी मूवमेंट नहीं करते। अभी यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे सिग्मा का हो, चाहे पाई का हो, चाहे कोऑर्डिनेशन वाला हो, या चाहे आयोनिक वाला हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा नहीं होता कि सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 है और पाई वाले का रिलेटिव चार्ज -2 है, या फिर सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मास x है और जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मास 10x है। जो इलेक्ट्रॉन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उसका रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, वो क्या है, सब सेम होता है, ठीक है। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं है। वी जस्ट गेव देम अ नेम। जैसे अपने जो मिलिट्री होती है उसमें अपन मिलिट्री में देते हैं ना ऐसा नेम, बिहार रेजिमेंट, ठीक है, पटना, और उसके अलावा सॉरी आपका ये कर्नाटका रेजिमेंट, मतलब किस जगह की टुकड़ी है वो। तो क्या वो पर्सन में या उनके काम में कोई डिफरेंस पड़ता है क्या, नहीं, बस अपन ने उनको नाम दे दिया, एक अलग डिस्टिंग्विशिंग नेम। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बनाते वक्त वहाँ जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर अलाइक, नेचर वाइज, प्रॉपर्टीज वाइज, कैरेक्टरिस्टिक वाइज वो सब सेम है, ठीक है। बस उनको हमने नाम दे दिया है ताकि हमें समझ में आए कि किस इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज बोलना है और किस इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज बोलना है। इसके बारे में ज़्यादा बातचीत आगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। अब आखिरी सिग्मा और पाई के बीच का एक डिस्टिंग्विश वो ये है कि आप लोगों को जब सिग्मा बॉन्ड को फ्रीली रोटेट करना हो या फिर कह सकते हो फ्री रोटेशन करनी हो, तो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के केस में पॉसिबल होती है। लेकिन यही फ्री रोटेशन जब आप लोगों को पाई बॉन्ड के केस में करनी हो, तो पाई बॉन्ड के केस में यही फ्री रोटेशन क्या हो जाती है, नॉट पॉसिबल होती है। तो आखिर ये फ्री रोटेशन है क्या, पहले वो समझते हैं। और फ्री रोटेशन से होता क्या है, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC के बाद आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, उस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि फ्री रोटेशन का मतलब क्या है। तो फ्री रोटेशन जब सिग्मा बॉन्ड करते हैं तो उससे देखना वो अलग अलग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जैसे तुम्हारी साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बोट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब उसका जो शेप है ना, अभी तक आप साइक्लोहेक्सेन को कैसे ऐसे बनाते आ रहे हो, अब वो बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखो ये उसकी चेयर फॉर्म है ना, ये उसका ऐसा कुछ बोट फॉर्म होता है। तो ये चेयर कैसे बनी, बोट का फॉर्म कैसे बना, ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे जाके आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल ये जान लेते हैं कि फ्री रोटेशन सिग्मा में होता है, पाई में नहीं होता। फ्री रोटेशन सिग्मा में क्यों होता है, पाई में क्यों नहीं होता, ये जानते हैं। और फ्री रोटेशन होता क्या है, देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास इमेजिन करो दीवार है, दीवार से आपने कुछ ये एक चीज़ फेविक्विक की मदद से जोड़ दिया, ठीक है, मजबूत जोड़, इसको आपने फिक्स कर दिया है। आप लोगों के पास ये धागा है, इस धागे को आपने ये दूसरा एटम के साथ लगाया है। दिस धागा इज नोन एज बॉन्ड, ये आप लोगों का बॉन्ड है, ओके। ये वाली जो बॉल है ये आप लोगों के हाथ में है, ये वाली जो बॉल है ये आप लोगों के हाथ में है, ये आपके हैंड में है, यानी कि ये फिक्स है। और लेकिन ये वाली जो बॉल है ये मूवेबल है। तो फ्री रोटेशन का मतलब होता है कि बिटवीन टू एटम्स आप एक एटम को फिक्स कर दो और दूसरे एटम को आप क्या करो,
मूव करो, उसको रोटेट करो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी या फिर क्लॉकवाइज, जो तुम्हें पसंद है वैसे रोटेट करो। तो जब ये क्या रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा, तुम खुद सोचो। इट इज़ लाइक दैट कि अगर आप लोगों के पास एक स्क्रू है, वो रहता है बोल्ट, आई डोंट नो कहीं ऐसा स्क्रू होता है, देखो इसमें ऐसा ट्रायंगल जैसा बना होता है। फिर हम लोगों के पास ये स्क्रू कैसा होता है, किसी भी चीज़ में फिक्स होता है। तुम्हें जैसे अपने घर का लेट से पंखा खोलना है, तो पंखे की ब्लेड्स उसके बीच के सेंटर पार्ट से फिट होती है ना स्क्रू से, स्क्रू फिक्स होता है। हम लोगों के पास एक बड़ा सा क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, बड़े से को जिसके थ्रू हम लोग ये स्क्रू वगैरह खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है। तो ये आपका स्क्रू ड्राइवर है। तो स्क्रू ड्राइवर की जो लेंथ है वो आपका क्या है, बॉन्ड। फिर स्क्रू ड्राइवर का वो जो हिस्सा होता है वो आपके हैंड में होता है, जिसको आप रोटेट करते हो, चाहे क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। तो एक चीज़ फिक्स है और दूसरी चीज़ रोटेट कर रही है, क्या बॉन्ड टूटता है, क्या नहीं टूटता, इसे कहते हैं हम लोग फ्री रोटेशन। ठीक है, जब आप इस तरीके से एक चीज़ को फिक्स करो और दूसरी चीज़ को रोटेट करो और रोटेशन हो सके बिना बॉन्ड के टूटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रोटेशन। तो सिग्मा बॉन्ड में इस प्रकार का फ्री रोटेशन पॉसिबल है बिना बॉन्ड के टूटे। लेकिन अब हम लोग बातचीत करते हैं पाई बॉन्ड के केस में। पाई बॉन्ड में देखो क्या होता है, आप लोगों के पास जो पहला एटम है वो तो फिक्स रहेगा, नो डाउट, लेकिन जो दूसरा एटम होता है वो दूसरा एटम भी देखो फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। अब तुम अगर मान लेते हैं दूसरे वाले एटम को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचकर कि पहले वाले को थोड़ा सा भी नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में फिक्स है, दोनों जुड़ चुके हैं, आपस में चिपक चुके हैं। ये देखो, ये दोनों चिपक चुके हैं, ये दोनों आपस में चिपक चुके हैं, ये ऐसे चिपके हुए हैं दोनों। ठीक है, अगर तुम पहले वाले को रोटेट करोगे और दूसरे वाले को एकदम फिक्स करके रखोगे, नहीं तू रोटेट मत हो, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। बिस्लेरी की बॉटल आपने खरीदी मार्केट से, उसका बॉटल का माउथ और ऊपर का कैप, दोनों के बीच में एक प्लास्टिक की सील लगी हुई होती है, या फिर कोई भी दवाई की बॉटल। जब आप वो ढक्कन को रोटेट करते हो, ठीक है, घुमाते हो, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो फिक्स है और ऊपर वाला पोर्शन भी उसके साथ फिक्स है, बट फिर भी तुम जबरदस्ती ऊपर वाले पोर्शन को घुमाते हो, तो क्या होता है, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, बराबर। यही पाई बॉन्ड में होता है। पाई बॉन्ड में या तो दोनों रोटेट करेंगे या तो दोनों रोटेट नहीं करेंगे। अगर आपने किसी एक को रोटेट करने की कोशिश की और दूसरे को फिक्स रखने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं देयरफॉर कि पाई बॉन्ड के केस में जो फ्री रोटेशन होता है वो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पाई बॉन्ड के केस में इस प्रकार से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया तुम लोगों को ढक्कन वाला, वो तो जस्ट मेरे दिमाग में आया जो मैंने दे दिया, बट उस चीज़ को अपन इस प्रकार से फ्री रोटेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता। तो इस तरीके से हमने एक प्रवचन सीख लिया सिग्मा बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड का। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है इस पूरे लेक्चर से, पहला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो पहला फैक्टर है वो होगा कि सिग्मा बन रहा है कि पाई। सिग्मा अगर बन रहा है तो ज़्यादा ताकतवर है, पाई अगर बन रहा है तो कमज़ोर है, बात खत्म। फिर उसी सिग्मा और पाई के अंदर ही अंदर हमने और भी बहुत सारे बातचीत कर ली। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे फैक्टर पे, जिस दूसरे फैक्टर पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है। वो फैक्टर है एटॉमिक साइज, या फिर आप ये कह सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, वो कौन सा है आपका एटॉमिक साइज, या फिर वो फैक्टर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कौन, n। ठीक है, ये है आप लोगों का। अब इसको समझते हैं कब, क्या, कैसे। रूल्स को तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। एक सादा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हो, बेसिक कॉमन सेंस एग्जिस्ट करती हो, जो कि तुम भी खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। इवन अगर मुझको भी कोई ऐसी किताब ला के दे दोगे अभी जो मेरे टॉपिक की नहीं है, लेट्स से कॉमर्स की किताब ला के दे दी है, तो मैं पढ़ लूँगी, मेरे को समझ में आ जाएगी चीज़ें। मैथ्स के इंसान को सब समझ में आता है, ठीक है, मैथ्स वालों को सब समझ में आता है, बराबर आता है। कॉमर्स को साइंस नहीं समझ में आएगी, बहुत रेयर होंगे मे बी ऐसे केस, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं आती, 99.9 लोगों को नहीं आएगी। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी।
कैसा होता है ऑर्गेनिक में, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। आपको कब कौन सा क्या रूल लगाना है, कौन सा चीज़ डोमिनेटिंग रखनी है, कब कैसा, वो हमें जानना रहता है। तो जब अभी मैं रूल्स बताऊंगी उनको ध्यान से सुनोगे। अब पहले लेकिन समझते हैं कि किस तरीके से फैक्टर्स वगैरह कैसे क्या। तो आपको देखो, आपके पास एक एटम है, एक छोटू सा एटम है आपका, ठीक है। इस छोटू से एटम को आपने बोला कि तुम अपने जैसे थोड़े छोटे या अपने बराबर या अपने से थोड़े बड़े से एटम के साथ कंबाइन हो जाओ। तो वो बोलेगा अरे वाह मैं कंबाइन हो जाता हूँ। लो, वो कंबाइन होने चला गया, वो कंबाइन हो गया। ये जो उनके बीच का एरिया है ये ओवरलैपिंग वाला एरिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग हुई। बट मान लेते हैं एक एटम तुमने ले लिया बहुत जायंट, हाथी के जैसा बड़ा, एकदम जायंट, ये ले लिया आपने बड़ा सा एटम, ठीक है। अच्छा, और उसको तुम कंबाइन करा रहे हो एक छोटे से एटम के साथ, लेट से हाइड्रोजन के साथ। क्या होगा, ये ओवरलैपिंग इतनी सी होगी, ये होगा उनका शेयर्ड एरिया। तो इससे क्या सीख मिलती है कि अगर आप एटम का साइज बढ़ाते हो, अगर आप एटम का जो एटॉमिक साइज होता है, या फिर एटॉमिक साइज बोलो या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का जो साइज होता है, अगर आप वो इंक्रीज करते हो तो उसको इंक्रीज करने से ओवरलैपिंग घट जाती है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप एक दूसरे से नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उनके इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक। तो ऐसे में जब वो ओवरलैप करेंगे भी तो ओवरलैप वाले रीजन में कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोई गिनती तो है नहीं 1 2 3 4 5 6। स्क्रोडिंगर ने तो प्रूफ किया था ना कि इलेक्ट्रॉन से के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो फैली हुई रहती है, छोटों में कंसंट्रेटेड होती है, डेंस होती है जगह। तो जब आप उनकी ओवरलैपिंग कराते हो तो ओवरलैपिंग वाले रीजन में भी उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन जब आप उनके बड़े बड़े एटम्स की आपस में ओवरलैपिंग कराते हो तो क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम के पास हैं तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स यदि उस ऑर्बिटल के पास हैं तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर जगह पे हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। उस ओवरलैपिंग वाले रीजन में हो, इसका क्या केस है, बहुत कम चांस है। सो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ओवरलैपिंग उसमें कम हुई, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना, देयरफॉर। तो इससे अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी। क्यों घटेगी, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और अभी अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है रेडियस निकालने का फॉर्मूला, जो कि होता है 0.529 इंटू n²/z, यानी कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा रहेगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम रहेगी, ठीक है, बराबर। उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहेगी, कम। बट ये वाला रूल लगाएंगे कब, ठीक है, ये वाला रूल हम लगाएंगे कब, तो ये आपको याद रखना है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल। ये रूल आपको या फिर तभी अप्लाई करना है व्हेन n इज डिफरेंट, जब आप लोगों का n क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, जब आप लोगों का n क्या हो, डिफरेंट हो, याद रखना। आगे न्यूमेरिकल्स में इसका मैं मतलब समझा दूंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं हमारे फैक्टर नंबर 3 पर। फैक्टर नंबर हमारा 3 क्या था, डायरेक्शनल नेचर। फैक्टर नंबर 3 हमारा क्या था, डायरेक्शनल नेचर। तो देखो पहले तो इस डायरेक्शनल नेचर का मतलब समझते हैं क्या है। अब मुझे कुछ तो हेडिंग देनी है, किताबों वालों को कुछ तो हेडिंग देनी है, तो हमने हेडिंग दे दी डायरेक्शनल नेचर, बट मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो परसों की क्लास हुई थी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, उस ओवरलैपिंग वाली कंसेप्ट की क्लास में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल होता है, ये तो तुमको पता है। लेकिन एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस में भी पाए जाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस में भी पाए जाते हैं, अलोंग जेड एक्सिस में भी पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, इसका मतलब ये है कि अगर तुम एस ऑर्बिटल को लो और एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अगर ये पता करो
तो तुम यही देखोगे, एक मिनट, हाँ, हेलो, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस भी होते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी होते हैं, अलोंग जेड एक्सिस भी होते हैं। हर जगह पाए जाते हैं इन महाशय के इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एक पी ऑर्बिटल उठा लूं, पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, किसी एक को चूज करो। लेट्स इमेजिन मैंने पी एक्स चूज किया, तो मेरे पी एक्स की खास बात क्या रहेगी? मेरे पी एक्स की खास बात क्या रहेगी कि मेरे पी एक्स में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ अलोंग दी एक्स एक्सिस ही होंगे, ठीक है? उसके इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द वाई एक्सिस नहीं होंगे। ये उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है? ये उसकी क्या है? स्पेशलिटी है। वो बोलेगा नहीं, मैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स को, पी एक्स वाला बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन्स अलोंग वाई एक्सिस नहीं मिलेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स अलोंग जेड एक्सिस नहीं मिलेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन 100% तरीके से कहाँ मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मिलेंगे। एंड सेम डिस्कशंस या सेम आर्ग्यूमेंट इन केस ऑफ पी वाई एंड इन केस ऑफ पी जेड, ठीक है? बट पी वाई पी जेड पे बातचीत करने का क्या मतलब? सोचो, यानी कि एस ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस में बांटना पड़ा। तुम्हारे घर में एक एप्पल आया, 3 लोग थे, 3 लोगों में एप्पल बटा, तो एक इंसान को कितना पोर्शन मिला? 1/3 मिला। तुम्हारे घर में एक एप्पल आया और तुम ही अकेले थे, वो पूरा का पूरा एप्पल किसको मिला? एक इंसान को मिला। तो इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, यानी कि 33.33%। और पी ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स के यही पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल नेचर। यानी कि व्हाट यू मीन बाय द टर्म डायरेक्शनल नेचर, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाए जा रहे हैं। एस ऑर्बिटल के जैसे हर डायरेक्शन में वो नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में उनकी फिक्स है उनका रहना कि यहां होंगे मतलब यहां होंगे, ठीक है? अच्छा, तो देयरफॉर एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो पी डी एफ होते हैं, एफ तो वैसे हमें पढ़ना नहीं है, बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है? ये बाकी के 3 ऑर्बिटल्स आपके कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। तो अब इसमें आगे क्या बातचीत करें? तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो आप लोगों का जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल आप लोगों को अलोंग एक्स में भी उसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स वाई में भी मिलेंगे, और उसके इलेक्ट्रॉन्स आपको जेड में भी मिलेंगे। एक्स में उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 33.33%, यानी कि 1/3, वाई में भी उतनी, जेड में भी उतनी। लेकिन अगर मैं किसी एक पी ऑर्बिटल की बात करूं, लेट्स से एक्स, तो पी एक्स के इलेक्ट्रॉन्स की एक्स एक्सिस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 100%। उसके वाई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 100%। उसके जेड में पाए जाने, सॉरी, वाई में 0% और जेड में कितनी? 0%, ठीक है? अब तुम सोचो, जब एस के साथ कोई बॉन्ड बनाने आएगा, लेट्स इमेजिन तुम 2 एस को आपस में बॉन्ड बनवा रहे हो, कि तुम्हारी इच्छा है कि काश एस और एस को मैं कंबाइन कर दूं, तुम्हारी इच्छा है काश मैं एस और एक पी को कंबाइन करूं, तुम्हारी इच्छा है मैं एक पी और दूसरे पी को कंबाइन करूं, तो होगा क्या? जब पहला एस कंबाइन होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने कंट्रीब्यूट करेगा? किसी भी एक्सिस के अलोंग 33.33। दूसरा एस भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 33.33। पूरे मन से काम नहीं कर रहे वो लोग, अधूरे मन से काम कर रहे हैं। एस पी में पहला एस कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 33.3।
P कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कंप्लीट 100। और नेक्स्ट केस में दोनों ही अपना 100% देंगे। तुम सोचो कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किस में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं? इसमें। तो अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाए कि आपके पास एक PP बॉन्ड है, आपके पास एक SP बॉन्ड है, आपके पास एक S+P बॉन्ड है या SS बॉन्ड है, और उसमें कोई पूछे कि सबसे अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें पाई जाती है, तो तुम क्या बोलोगे? PP में पाई जाती है। क्यों? वो रीज़न अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। लेकिन इस रूल को लगाने का एक नियम होता है, ठीक है? इस रूल को लगाने का एक नियम होता है। ये रूल तभी अप्लाई करोगे, दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। ठीक है, जैसे ऊपर वाले रूल में मैंने क्या कहा था? ऊपर वाला रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ये वाला रूल कब अप्लाई करना है? जब आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? आप लोगों का सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बल्कि अभी थोड़े ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे और काम आगे बढ़ाते हैं। यार ये काम ना मैं ऑलरेडी रात में कर चुकी थी, अब वापस से वही पूरा वीडियो बनाना एकदम एकदम बोर सा लग रहा है। चलो आगे आते हैं। लेट्स से मैंने कहा 2px और 2px को कंबाइन करो अलोंग z एक्सिस, और मैंने कहा py को और py को कंबाइन करो अलोंग y एक्सिस, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y रखो। और मैं तुमसे पूछूंगी कि उनके कंबाइन करने के इसमें कौन सी वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आपको डिसाइड पहले ये करना है कि जिनको आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने पहले तो बॉन्ड कौन सा बनाया है। सबसे पहले आपका दिमाग अगर किसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, किसी कॉम्बिनेशन में, तो वो ये जाना चाहिए कि आपने वहाँ पे बॉन्ड कौन सा क्रिएट हो रहा है। तो 2px को अगर मैं z एक्सिस के अलॉन्ग में या फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं z रखूँ, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा? आपका बॉन्ड बन जाएगा कौन सा वाला? पाई। कैसे बनेगा? लास्ट क्लास में था। py को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y रखूँ तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो बताओ सिग्मा ज़्यादा ताकतवर होता है कि पाई ज़्यादा ताकतवर होता है? ऑब्वियसली आप लोगों का सिग्मा ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इन दोनों केस में से किसके पास मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी? इस वाली स्पीशीज के पास क्या होगी? मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो इस प्रकार से जो आपने लास्ट क्लास में लेक्चर किया था, ये उस लास्ट क्लास के लेक्चर की एप्लीकेशन है। आपको कभी भी ऐसा रेयरली पूछा जाएगा कि सिग्मा बना कि पाई बना, बताओ रे, ऐसा नहीं। वो ये पूछेगा इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या किसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ये सब वो तुमसे पूछेगा। तो इससे एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। जिसको ये पता होगा कि किस कॉम्बिनेशन से सिग्मा पाई बनता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो इससे सामने वाले क्वेश्चन पूछने वाले को ये भी पता चल गया कि किसको आता है, और उसने उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए एक और आगे क्वेश्चन बना लिया कि उसको ये भी पता है कि सिग्मा पाई में ताकतवर कौन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स इमेजिन आपके पास ये एक क्वेश्चन है, 2s 2p है, 2s 2s है और 2p 2p है। अब आपको बोला जाए कि इसमें इन लोगों को इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अरेंज करो, तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अपने कान खड़े करना, अपने आप को अलर्ट करना और अपने आप में एक आदत डालना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो तुरंत। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो तुरंत। तो आप ये देख रहे हो कि जो आपको पहला केस दिया गया 2s 2s, मतलब दोनों 2 है। ओके, सेकेंड केस में क्या पहले केस के जैसा ही क्वांटम नंबर है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे भी 2 2 वाला सेट है और यहाँ पे भी 2 2 वाला सेट है। तो यानी कि मैं यहाँ कह सकती हूँ यहाँ पे आप लोगों का n क्या है? सेम है। अगर n सेम है तो आप कौन सा रूल लगाओगे? रूल नंबर 3 लगाओगे। रूल नंबर 3 मतलब क्या? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बताओ किसके इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होगी? अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, अगर SS SP और PP का आपस में कंपटीशन कराया जाए तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके अंदर पाई जाती है?
सबसे अच्छी बॉन्डिंग पाई जाती है किसके अंदर? पीपी वालों के अंदर। किसके अंदर? पीपी वालों के अंदर। और सबसे वर्स्ट किसके अंदर पाई जाती है? एसएस वालों के अंदर। किसके अंदर सबसे वर्स्ट होती है? एसएस वालों के अंदर। सो देयरफॉर अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा ये। ठीक है, खत्म। अच्छा रुको 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 रुको, मैंने क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसे वर्स्ट होगा 2s2s, उससे अच्छा होगा 2s2p, और उससे ज़्यादा अच्छा होगा 2p2p। ठीक है, ये ऐसा बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। आप लोगों को 1s और 1s का कंपटीशन करवाना है 2p2p के साथ। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसके आंसर को लिखते वक्त मेजॉरिटी ऑफ आपके स्टूडेंट्स इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर लिखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का दिमाग इस आंसर की ओर बढ़ता है कि 1s कम होगा और 2p ज़्यादा होगा। ये उनका दिमाग चलता है। सोचो, ये क्या चलता है? उन लोगों का दिमाग चलता है कि 1s कम होगा, 2p ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों चलता है उनका दिमाग? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से रटी हुई, फिट बैठी हुई होती है कि आप लोगों का पीपी बेस्ट, एसएस वर्स्ट। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठी होती है कि रूल बाबा तभी लगाने का होता है वर्स्ट और बेस्ट वाला जब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। तुम खुद देखो कि अभी जो मैंने आपको केस नंबर 1 दिया है उसमें क्या क्वांटम नंबर है? 1। और जो मैंने दूसरा केस दिया है वहाँ पे क्वांटम नंबर क्या है? 2। तो क्या तुमको ये दोनों क्वांटम नंबर सेम दिखते हैं? नहीं। तो जब क्वांटम नंबर सेम नहीं हो तो इस तरीके का पीपी बेस्ट होता है, एसएस वर्स्ट होता है, ऐसा कोई भी दिमाग नहीं चलाना। फिर क्या चलाएं? फिर साइज वाला दिमाग चलाओ कि किसका साइज बड़ा है। तो आपने पाया कि अभी अभी रूल से सीखा था। रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? कम। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है कि 1s ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू 2p2p। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अभी रूल समझ में आ गया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले किस बात का ध्यान रखना है? वो होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं। 1s है, फिर आपको दे दिया है 1s 2p दे दिया है, फिर उसके बाद दे दिया है 1s 2s। ये लो, ये दे दिया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को देखकर मुंह मत खोल देना तपाक से कि ये रूल लगेगा। सबसे पहले उसका जो क्वांटम नंबर है वो क्वांटम नंबर लिखो। पहले केस में क्वांटम नंबर है 1 तो मतलब जो लोग कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों का 1 सेकेंड केस में 1 2, उसके बाद नेक्स्ट केस में भी है 1 2। तो इन दोनों में क्योंकि सेम क्वांटम नंबर है तो यहाँ पे रूल नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसका और इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ इन दोनों के बीच में, तो क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट है तो हम लोग कौन सा वाला रूल लगाएंगे? रूल नंबर 2 यानी कि साइज का रूल लगाएंगे। ठीक है, ऐसे डिसाइड करना। तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को मोर देन क्या लगाने पड़ जाए, 1 रूल वहाँ पे अप्लाई करने पड़ जाए। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? अच्छा, अब आपने जब पहला वाला रूल लगाया, ठीक है, पहला वाला रूल लगाया तो पहले वाले रूल में आप देखो कि 1 1 है और बाकी के दो लोग कैसे हैं? 1 2 है। तो 1 1 और 1 2 में किसका साइज छोटा होगा? 1 1 में और 1 2 में किसका साइज छोटा होगा? 1 1 में और 1 2 में किसका साइज छोटा होगा? 1 1 का साइज छोटा होगा। ठीक है, 1 1 में और 1 2 में किसका साइज छोटा होगा? आपके 1 1 का साइज छोटा होगा। और जिसका साइज छोटा होता है उसके इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी? आपके 1s में। अच्छा, अब बचते हैं वो पीछे के दो। उन दोनों में तो क्वांटम नंबर सेम है। तो जब क्वांटम नंबर सेम है तो आप वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा दो?
आप वहाँ पे कंसेप्ट लगा दो किस चीज़ का, आप वहाँ पे कंसेप्ट लगा दो किस चीज़ का, आपके डायरेक्शनल नेचर का। तो देखो पहला वाला जो केस दिया है वहाँ पे 1 और P कंबाइन हो रहे हैं, और जो सेकेंड वाला केस दिया है उसमें आप लोगों का S और S कंबाइन हो रहे हैं। अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि दुनिया में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, PP का, और सबसे वर्स्ट कौन सा होता है, SS का। और SP उन दोनों के कहाँ का है, बीच का प्राणी है। ठीक है, SP कहाँ का है, उन दोनों के बीच का प्राणी है। SP कहाँ का है, उन दोनों के बीच का प्राणी है। सो देयरफॉर अमंग दिस कौन बेस्ट रहेगा, 1S 2P बेस्ट होगा, और फिर 1S 2S बेस्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे सवाल करने हैं, बराबर, सवालों को ऐसे अप्रोच लगानी है। ठीक है, अभी इसी कंसेप्ट के बेसिस पर कई एप्लीकेशन पार्ट्स होते हैं। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट क्या है। पहला एप्लीकेशन पार्ट होता है एसिड्स की भाषा का। आपको 4 एसिड दे देगा, HF, HCl, HBr और HI। अब इन 4 एसिड से रिलेटेड कोई भी सवाल वो तुमसे पूछ लेगा, बट इन एसिड्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नोट बना लेते हैं और नोट वाली बातचीत सुन लेते हैं। 10th क्लास में आपने जो अरेनियस की थ्योरी पढ़ी है, अरेनियस की थ्योरी के हिसाब से मान लेते हैं मैं एक एसिड हूँ, मेरे पास बहुत सारे H आयन्स हैं। तुम एक एसिड हो, तुम्हारे पास मेरे कंपेयर में बहुत कम H+ आयन्स हैं। लेकिन क्या किसी के पास ज़्यादा H और किसी के पास कम H होने से वो एसिड डिसाइड होता है क्या कि वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? नहीं। एसिड स्ट्रांग होता है या वीक होता है ये इस बात पे डिसाइड होता है कि पानी में जाने के बाद दोनों एसिड्स के कंपेयर में कौन इजीली जल्दी अपने H+ लूज कर रहा है। माना कि बिना पानी के मेरे पास बहुत सारे H है, ठीक है, माना कि बिना पानी के मेरे पास बहुत सारे H थे, लेकिन पानी में जाने के बाद मैंने H रिलीज नहीं की, कर दिए और तुमने कर दिए, तो किसको अच्छा एसिड कहेंगे, तुमको कि मुझको? ऑब्वियसली तुमको एसिड, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पानी में जाने के बाद करना चाहिए, क्या लूज करना चाहिए, H लूज करने चाहिए। ये पहला, ठीक है, ये पहला कि हम लोग यानी कि हम लोग की जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, कोई भी चीज एसिडिक है, ये डिपेंड बात पे डिपेंड करती है अपने कि उसने अपने H+ आयन कितनी, ठीक है, कितनी आसानी से लूज, ठीक है, कितने, ठीक है, कितने अपने H+ आयन लूज। अब तुम खुद सोचो H एक हैलोजन से जुड़ा है, वो अपने H+ आयन कब इजीली लूज करेगा, वो अपने H+ आयन कब इजीली लूज करेगा, वो अपने H+ आयन तब इजीली लूज करेगा जब इस H और इस X के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा रहेगा, वीक होगा, कमजोर होगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड कमजोर है तभी तो H जाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो H बताओ कैसे जाएगा, H तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसीलिए बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड कमजोर है कि बॉन्ड स्ट्रांग है? तो आज की क्लास उसी लिए तो कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके। वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कराया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करो कि आज की क्लास के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, आंसर सेम ही आता है। तो अब देखो आपको डिसाइड करना है कि जो ऊपर 4 एसिड्स के नाम दिए गए हैं उनमें से H का किस हैलोजन एटम के साथ सबसे कमजोर बॉन्ड है आज की क्लास के बेसिस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो तुम्हें पता ही होगा, बट आज की क्लास के बेसिस, तो आज की क्लास के बेसिस पे आप क्या देखोगे, आपको क्या लॉजिक लगाना चाहिए, उनके पहले एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने चाहिए। जैसे HF अगर बन रहा है तो HF के बनने में 1s इन्वॉल्व होगा और F का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, 2p। कैसे 2p? फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p, तो 2p आउटर मोस्ट हुआ ना, वैलेंस वही हुआ, वही पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, याद रखना। वैसे ही बाजू में HCl है, तो HCl में बताओ कौन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, H का 1s और Cl का 3p, HBr में 1s 4p, HI में 1s 5p। कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 1 लगाएंगे क्या,
नहीं, रूल नंबर 1 तब लगाते हैं जब एक सिग्मा बने और एक पाई बने। यहाँ पे तो सभी सिग्मा है। अच्छा, क्या रूल नंबर 2 लगाएंगे? रूल नंबर 2 तब लगाते हैं यानी कि साइज वाला जब n डिफरेंट है। यहाँ पे क्या n डिफरेंट है? चेक करो। हाँ, यहाँ पे n डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है आप लोगों का? n डिफरेंट है। तो अभी अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है कि n की वैल्यू जितनी छोटी आप लोगों की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। तो n की वैल्यू सबसे छोटी किस में है? यहाँ। तो देयरफॉर HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कमज़ोर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी? आप लोगों के HI में। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर किसका होता है? बॉन्ड एनर्जी का होता है बराबर। वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का होता है। लेकिन जो ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है उसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो ऑर्डर किसका होता है? बॉन्ड लेंथ का होता है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसका बॉन्ड उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। बट अगर किसी ने तुमसे यहाँ पूछा एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, ये बताओ आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ छोड़ो, तो अभी अभी हमने ऊपर क्या डिस्कशन किया था? इस डिस्कशन से हम लोगों ने क्या सीखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कमज़ोर होगी, ठीक है, एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखो बॉन्ड सबसे कमज़ोर कहाँ है? सबसे कमज़ोर बॉन्ड ये है, ये आपका सबसे कमज़ोर बॉन्ड है। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? आप लोगों के HI की होगी। तो ये एसिडिक के या एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस का ऑर्डर, ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपको नेक्स्ट पार्ट में अभी बताने जा रही हूँ, लास्ट टाइम श्रेयन ने एक डाउट पूछा था, जिस डाउट का मैंने एक वीडियो सोल्यूशन बनाया था। उस डाउट के सवाल में एक क्वेश्चन आप लोगों का ऑफ द टॉपिक आ गया था। चैप्टर नंबर 3 में उसको होना नहीं चाहिए था, चैप्टर नंबर 3 का, बट दे दिया था। उस वक्त मैंने बता तो दिया था वो क्वेश्चन डेटाबेस के बेसिस पे, डेटा तुम्हें देकर। लेकिन अब हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट विदाउट डेटा। क्यों विदाउट डेटा? क्योंकि आप लोगों के पास पेपर में कोई डेटा तो होगा नहीं ना कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी, इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इतनी, इसकी इतनी, उसकी उतनी। आपके पास तो ऐसा कोई डेटा होगा नहीं। और आप इतने दुनिया में इतने प्रकार के बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग एटम्स के बीच में, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, तुम कितना याद रखोगे? कोई याद नहीं रखता है, ये सब फालतू की चीज़ है। इसीलिए लॉजिक डेवलप किए जाते हैं। अब आप लोगों के पास 4 चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको 4 हेलोजेंस दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पूछा जा रहा है इन चारों हेलोजेंस में से आप यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो हम बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लॉ भी सॉल्व करते हैं। इसीलिए हम लोग फटाफट लिख देंगे कि जब फ्लोरीन बन रहा होगा तो 2p2p कंबाइन हुए होंगे, जब क्लोरीन बन रहा होगा तो 3p3p कंबाइन होंगे, जब ब्रोमीन बन रहा होगा तो 4p4p कंबाइन होंगे, जब आयोडीन बन रहा होगा तो 5p5p कंबाइन होंगे। हम अपनी शैतानी खोपड़ी चलाएंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर कौन सा हुआ? पहला हुआ पाई की सिग्मा, तो यहाँ तो सभी सिग्मा वाले हैं, क्या कंपेयर करना, छोड़ो। हम बोलेंगे दूसरा फैक्टर लगाओ साइज वाला। साइज वाला फैक्टर कब लगाते हैं? जब n की वैल्यू अलग होती है। तो क्या यहाँ पे n की वैल्यू अलग है? किसी अंधे को भी पता चल जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू अलग है, बराबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे n की वैल्यू अलग है। सो देयरफॉर आप बोलोगे कि यहाँ पे n आप लोगों का डिफरेंट है, क्योंकि n यहाँ पे डिफरेंट है। तो देयरफॉर n जो होगा जितना ज़्यादा होगा आप लोगों की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, एज वी डिस्कस्ड अबू। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, या फिर अपन ऐसा कहें कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था? F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए थी? I2 की। ठीक है, किसकी होनी चाहिए थी? I2 की। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, ये जो चीज़ लिखी ये चीज़ क्या है? गलत है। क्यों गलत हुई वो बाद में जानना। अगर कोई भी चीज़ आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है तो पहले तो आपको वो ऑर्डर क्या है सही वाला वो याद होना चाहिए। क्यों फॉलो नहीं कर रहा है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। क्योंकि अगर किसी केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं तो हर एक्सेप्शन के रीजंस आपको पता हो सही तरीके से, एकदम अप टू द मार्क। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी अभी नहीं पता है। बट अपन कोशिश कर सकते हैं कि उस चीज़ को छोटे से छोटे वे में समझाएं, लेकिन ऑर्डर याद होना बहुत ज़रूरी है। मान लेते पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा ऑर्डर के बेसिस पे आ गया, तो वहाँ पे मान लेते तुमने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत गूगल किया, बहुत रिसर्च वर्क किया, और तुम लोगों ने उसका एक बहुत ही बेस्ट या फिर कह सकते हो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन ढूंढ भी लिया, और ऑर्डर लेके याद नहीं आया पेपर में, क्या मतलब रह गया बताओ इतनी रिसर्च वर्क करने का। जिस इंसान ने ये रिसर्च वर्क नहीं की होगी, जिसने बोला होगा मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरा पेपर में मकसद मार्क्स स्कोर करना है, ना कि रिसर्च वर्क अपना दिखाना, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर रट्टा मार के रखेगा, वो टिक करेगा, 4 मार्क लेगा और तुम 0 मार्क्स लोगे। और अगर टूटा फूटा टिक कर लिया तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी ले लो। इसीलिए एक्सेप्शन याद होना पहले बहुत ज़रूरी है, और उसका अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तुम खोज पाओ, जो कि ज़रूरत नहीं है, जो ट्यूशन वाले देते हैं टीचर्स ऑलमोस्ट तो सही देते हैं, या फिर मे भी कभी कभी गलत भी बता देते हैं, लेकिन कभी कभी वो हो जाती है एरर, ठीक है, कभी कभी एरर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको वो चीज़ें पता भी चल जाए तो आप उसको असर्शन रीजनिंग के लिए रख दो, लेकिन एमसीक्यू में आपको ऑर्डर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर होता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है Cl2 की, फिर Br2 की, उसके बाद F2 की और उसके बाद I2 की, ये चलता है यहाँ पे ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर है। अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है तो बॉन्ड लेंथ इसकी रिवर्स होगी, याद रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर याद है तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सोचो, अब हम इसका एक रीज़न प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम इसका एक रीज़न प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। रीज़न देखो क्या है, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, वॉर बिगिंस। फ्लोरीन आप लोगों का बेचारा छोटा सा है साइज में, क्लोरीन साइज में कंपैरेटिवली उससे बड़ा है, क्योंकि थर्ड पीरियड का निवासी है, डाउन द ग्रुप गए हो आप तो साइज बढ़ेगा, तो इसीलिए फ्लोरीन बाबा जी का साइज छोटा है, ठीक है। साइज अगर मैं फ्लोरीन का देखूँ छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक फ्लोरीन के ऊपर 3 है, दूसरे वाले फ्लोरीन के ऊपर भी 3 है। अब अगर इफ़ F2 बनता तो F और F कंबाइन होते, अगर Cl2 बनता तो Cl और Cl कंबाइन होते। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो पहले वाले फ्लोरीन एटम के 3 लोन पेयर, दूसरे वाले फ्लोरीन एटम के 3 लोन पेयर के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। और क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ये कैसा बढ़ जाती है। यहाँ पे रिपल्शन कैसा होता है, कम होता है। यहाँ पे रिपल्शन कैसा होता है, यहाँ पे भी रिपल्शन होता है, लेकिन रिपल्शन बहुत कम होता है। साइज वाली चीज़ उसको ऑलमोस्ट क्या कर देती है, गायब कर देती है। साइज वाली चीज़ उसको ऑलमोस्ट क्या कर देती है, गायब कर देती है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से चीज़ें अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बट F2 तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब उसने अपने रिपल्शन को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब उसने अपने रिपल्शन को कम करने के लिए क्या किया, बताओ, उसने अपने रिपल्शन को कम करने के लिए क्या किया, उसने अपने रिपल्शन को कम करने के लिए क्या किया, बताओ क्या किया, उसने अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, ठीक है। F क्या कर लेता है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ बढ़ा लेता है, ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ा लेता है। अगर तुम्हारे बाजू वाले पार्टनर के साथ अगर नहीं पट रहा है, दूर दूर बैठो, ठीक है। अगर घर में 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी नहीं पटती है, डरते हैं, तो मम्मी क्या करती है, अलग अलग बैठा देती है, राइट, कि जाओ तुम अलग बैठो, तुम अलग बैठो, यही होता है और क्या होता है। तो ऐसे में इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, अब इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, इस रिपल्शन को हम लोग क्या कर सके, ताकि मिनिमाइज कर सके, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन हम लोग क्या करता है, आपका ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर लेता है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का ये ऑर्डर सेट होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अब इसमें कुछ चीज़ें बचती हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, आपको ये बताना है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो याद रखना, ऊपर बताया था मैंने कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है, वेन एवर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन अकर,
जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो जो आपका पहला केस है उसमें 1 सिग्मा है और 1 पाई है, जो दूसरा केस है उसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है। तो ज़्यादा पाई की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और भी 2-4 फैक्ट्स हैं, 15-20 मिनट के और प्रवचन हैं, उनको भी सुनते हैं, उनको भी समझते हैं। बट एक नोट तुम्हें अपने छोटे से ब्रेन में फिट करना है। नोट नंबर ये है कि पाई बॉन्ड जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, डेल्टा बॉन्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने डेल्टा बॉन्ड को इतने डिटेल में भी नहीं पढ़ा। लेकिन जो डेल्टा बॉन्ड होता है, अगर मैं इसका कंपैरिजन स्ट्रेंथ वाइज पाई बॉन्ड से करूं तो एक्सपेरिमेंटली डेटाबेस की मदद से आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसका लॉजिकल रीजन नहीं दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ पाई गई कि डेल्टा बॉन्ड आप लोगों का ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ये तुम्हें भी याद रखना है, इसमें कोई तू मैं नहीं कि अरे ये कैसे वो कैसे, ये है सो है, क्यों है वो आपके पार्ट का सिलेबस ही नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक 5 बॉन्ड का भी जिक्र किया था, बट 5 बॉन्ड क्या होता है ये बताया नहीं था, मैं भूल गई थी एक्चुअल में। बाद में जब मैंने क्लास ख़त्म कर दी तब मुझे याद आया। तो अभी 5 बॉन्ड में बस बता देती हूँ, जस्ट सुनना है एक कान से और दूसरे कान से निकालना है। ज़्यादा अपने दिमाग पे, छोटे से अपने दिमाग पे जोर डालने का नहीं। दिमाग छोटा सा है, ज़्यादा जोर डालोगे क्या होगा, फट जाएगा। जिस तरीके से डेल्टा बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है डेल्टा बॉन्ड, जब डी ऑर्बिटल के 4 लोब और दूसरे डी ऑर्बिटल के 4 लोब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब बनता है। तो वैसे ही जो 5 बॉन्ड होता है वो एफ ऑर्बिटल के इंटरैक्शन से बनता है। और जब एफ ऑर्बिटल के 6 लोब दूसरे वाले एफ ऑर्बिटल के 6 लोब से इंटरैक्ट करते हैं तो आप लोगों का कौन सा बॉन्ड बनता है, 5 बॉन्ड बनता है। ठीक है, 5 बॉन्ड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल ही हम नहीं पढ़ते, तो 5 बॉन्ड आप कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको तो जरा इसको हटाते हैं। कैसे हटाते हैं मुझे पता नहीं है इसका। डिलीट, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को ओवर करेंगे। हमारे दिमाग पे कई बार ख्याल आएगा कि हम लोग ग्रुप नंबर क्या नाम है आपका 16 में जाते हैं। 16 में जो पहला नंबर होता है ओ, ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट उसके नीचे वाला मेंबर S2 ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो कि जो सल्फर होता है वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर O8 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। दोनों ही तरीके से बोलो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। O2 एग्जिस्ट करता है, S2 नहीं करता, और सल्फर में एसिड एग्जिस्ट करता है तो O8 एग्जिस्ट नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों, तो पहले समझते हैं ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोगों को O2 बनाना है तो O2 बनाने में आपको 2 O और 2 O को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बनेगा। सिग्मा को भूल जाओ, पाई पे फोकस करो। ठीक है, आप किस पे फोकस करो, पाई बॉन्ड पे फॉर्मेशन के फोकस करो। तो आपका जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कब होता है, जब ऑक्सीजन का 2p पाई और जब दूसरे ऑक्सीजन का 2p पाई आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन अगर तुम्हें S2 बनाना होगा तो S और S के बीच में डबल बॉन्ड बनता, और अगर S और S के बीच में डबल बॉन्ड बनता तो उनके सिग्मा बॉन्ड को भूल जाओ, उनका पूरा फोकस किस पे करो, पाई बॉन्ड पे करो। तो S के कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते, 3p पाई ये पार्टिसिपेट करते। अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट सीखा है, जिससे हमें ये पता चला कि बिटवीन 2p पाई एंड 3p पाई किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, 2p पाई की। क्यों, क्योंकि अभी हम सीखे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बॉन्ड स्ट्रेंथ के कैसे होता है, इन्वर्सली होता है। तो 2p पाई ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी कि जब O2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो O2 का पाई बॉन्ड बहुत ताकतवर होगा एज कंपेयर टू किसके, S2 के पाई बॉन्ड के, किसके, S2 के पाई बॉन्ड के।
क्योंकि S2 का पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो S2 पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं। वो बोलता है कि ऐसा कमजोर बॉन्ड बना के मेरा क्या मतलब। सोचो, पाई बॉन्ड पहले से कमजोर होता है और S2 का पाई बॉन्ड और भी ज्यादा कमजोर होता है, तो देयरफॉर S2 डिसाइड करता है कि छोड़ो यार, कमजोर बॉन्ड बना के मतलब ही क्या, हाँ जाने दो, मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ। इसीलिए इस कमजोर 3p पाई बॉन्ड की वजह से आप लोगों का जो S2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर सल्फर कौन सा ऑप्शन ढूंढता है? सल्फर को एग्जिस्ट तो करना है नेचर में, 10th क्लास में पढ़े भी हैं हम कि सल्फर आपके नेचर में S2 के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में पाया जाएगा? S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि नेचर में हमारा जो सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फिर हम उसको जवाब क्या देंगे कि देयरफॉर S2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर S2 एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर S8 एग्जिस्ट। अब S6 काय को नहीं, वो सब फालतू लॉजिक नहीं, अब जो है सो है। ठीक है, S8 काय को नहीं, S6 क्यों नहीं, S5 क्यों नहीं, ये सब नहीं। S8 वहाँ पे बन गया है तो उसको हमने बस एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा S8 एग्जिस्ट। बाद में तुम तो जानते ही हो सल्फर का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा। ठीक है, यानी कि सल्फर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़्यादा बना रही लगता है, 1 2 3 4 5, हाँ 6 7 8, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बन गया हमारा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ये कुछ भी नहीं है, इसको हटा देने का। ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। सेम यही डिस्कशन अपन ये भी कर सकते हैं कि आपका N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन आपका जो P2 है वो डू नॉट एग्जिस्ट, बराबर। अच्छा, तो जैसे S2 नहीं होता वैसे P2 भी नहीं होता, लेकिन S8 होता है, तो क्या P8 होता है? नहीं। ठीक है, जैसे सल्फर नेचर में S8 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस का भी तो कुछ होगा ना, किस फॉर्म में पाया जाएगा? तो इसी नेचर में, हमारे नेचर में आपके बाबा फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं, सॉरी N4 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा? एकदम ऊपर वाले के सिमिलर रीजन, एकदम सिमिलर रीजन, एकदम ऊपर वाले का सिमिलर रीजन, कि जब N2 बन रहा था तो 2p पाई ने कंट्रीब्यूट किया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और जब वही चीज़ आपने सोची कि P2 में बनवा लेते हैं तो P2 में 3p पाई बन रहा था। 3p पाई बहुत कमज़ोर होता है, वैसे भी पाई कमज़ोर होते थे, तो इसीलिए वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता, वो अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढता है। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन वो ये ढूंढता है कि जाने दो, मेरे को P2 नहीं बनाना, मैं अपने लिए क्या बना के रहता हूँ? P4 बना के रहता हूँ। ठीक है, मैं क्या बना के रहता हूँ? P4 बना के रहता हूँ। ठीक है, इसीलिए P2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वीक 3p पाई बॉन्डिंग। S2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वीक 3p पाई बॉन्डिंग। ठीक है, वैसे कल से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होंगे, बट पहला स्ट्रक्चर आज ही तुम्हारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है S8 का, और दूसरा स्ट्रक्चर अभी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वो है P4 का। ठीक है, अब देखो P4 का स्ट्रक्चर दिखता कैसे। ये स्ट्रक्चर एक टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन मतलब आपका बेस, जैसे सिलेंडर कैसा होता है, उसकी बेस सर्कुलर होती है, उसी सर्कुलर बेस को जब आप 3D में लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? सिलेंडर। तो अगर आपकी बेस ट्रायंगुलर हुई और उसी ट्रायंगुलर बेस को अगर आप ऊपर 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 करते गए तो उस प्रकार का कोई एक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन। अब कैसा दिखता है? इसमें आपके P ये ऐसे आप लोगों के बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये वाला P इस P से कनेक्टेड होता है, ये वाला P इस P से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे हर P के ऊपर एक लोन पेयर होता है। आप कल सीखोगे कि इस P की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 इवन। अब यहाँ से देखो कितने सारे सवाल क्रिएट किए जाते हैं पेपर में। पहला ये होता है सवाल कि बताओ इस पूरे फिगर में नंबर ऑफ p बॉन्ड कितने हैं। ये पहला सवाल होता है, तुम गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 बॉन्ड होते हैं। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाता है
कि यहाँ पे पी 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 के कितने बॉन्ड एंगल है, मतलब पी 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 जैसे ए बी सी एक एंगल होता है, ऐसे पी 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 ऐसे कितने बॉन्ड एंगल हैं आपके पास? टोटल 12 हैं। गिनती करवा देते हैं, कैसे 12 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये कंप्लीट 9, ये कंप्लीट 9, ये कंप्लीट 10, ये कंप्लीट 11, ये कंप्लीट 12, टोटल 12 होते हैं। और इससे एक क्वेश्चन ये और आता है कि ईच बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 60 डिग्री होती है। कुछ कुछ केसेस में आपको वो चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग फिर अभी यहाँ पे रोकते हैं और आगे की क्लासेस में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है।